बाजार बोलता है इसमें FIS का डेटा एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से FIS का डेटा चल रहा है, क्योंकि कल हमने देखा कि FIs ने और DIs ने दोनों ने खरीदारी की है। तो 4 दिन लगातार बिकवाली के बाद FIs वापस लौटे हैं, ये मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है। देखिए FIs बीच बीच में लौटते रहते हैं तो थोड़ी राहत रहती है कि हाँ वो हमारे साथ हैं, एक तरफा ट्रेंड नहीं बना रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ मार्केट को अच्छी लग रही है और आज FIs की एक खरीदारी ने मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज किया और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं उनमें भी थोड़ी खरीदारी लौटी है। DIs 2567 करोड़ रुपए की बाइंग करके ले गए। ग्लोबल इंडिसेस पर एक बार नज़र डाले थे क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं आज। तो ग्लोबल इंडिसेस से ग्लोबल खबरों से बड़ा भरा पड़ा है हमारी जो खबरों का पिटारा है। लेकिन एक बार देखते हैं, डाउ करीब 0.25% गिरा, शंघाई फ्लैट है, हैंसेंग फ्लैट है, निकाई विद नेगेटिव बायस्ड 0.5% नीचे है और कोस्पी में करीब 1% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी कुछ खबरें हैं, शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर हायरिंग 2 साल के माफ़ कीजिएगा, पहले एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स देख लेते हैं। टॉप गेनर्स और लूजर्स पे लिस्ट पर नज़र डाल लेते हैं। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में PNC इंफ्रा करीब 9.5% ऊपर है, JM फाइनेंशियल करीब 6.5% ऊपर है, BF यूटिलिटी 6%, सनफ्लैग आयरन और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा ये करीब 6% सारे ही ऊपर है। तो आज के यही मैं बात कर रहा था कि आज जो मिड कैप शेयर्स हैं वहाँ पर एक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ज़्यादातर मिड कैप शेयर 6 से 9% ऊपर दिखा रहे हैं आपको और इसमें एक भी लार्ज कैप नहीं है, सारे मिड कैप कैटेगरी के शेयर हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज लूजिंग साइड पर है, तो उनकी भी लिस्ट देख लेते हैं। सामी होटल, चोला होल्डिंग, हुडको, कोरोमंडल, रेड गेन सभी करीब 2% नीचे। तो गेनर्स की जो इंटेंसिटी है वो 6% से 9% और गिरने वालों की इंटेंसिटी 2% तक है। तो यही आज की एक हाईलाइट भी है। आगे बढ़ते हैं, अब ग्लोबल खबरों की तरफ रुख करते हैं। अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग हायरिंग 2 साल के निचले स्तर पर आ गई, जिससे अमेरिका में मंदी के बादल की बात हो रही है कि अमेरिका में मंदी आ जाएगी, जल्दी मंदी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी ठीक नहीं हो रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ने की बात हो ही रही है टैरिफ लगने की वजह से। मंदी की आशंका से थोड़ा सा ट्रंप भी डरे और ट्रंप ने तुरंत कल फेड को बोला कि जल्द से जल्द ब्याज दरें घटाएं। अविनाश सर, इस खबर को 2 तरीके से देखें। देखिए, अगर मंदी सही में आने वाली है तो अमेरिकन मार्केट को गिर जाना चाहिए था, लेकिन अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा खुशी इस चीज़ की मना लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट भी कट हो जाएंगे। क्या सही में हो पाएंगे इंटरेस्ट रेट कट, और अगर नहीं तो फिर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा जिस तरह के वहां पर डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए शायद हो सकता है कि थोड़ा और समय लगे वहाँ इंटरेस्ट रेट्स कटने के लिए, क्योंकि अभी भी जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो मेरे ख्याल से फेड के कंफर्ट्स के हिसाब से आया नहीं है। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि शायद अभी ये वाला पॉलिसी में नहीं, बट आने वाले जो पॉलिसी स्टेटमेंट में हो सकता है कि रेट कट की गुंजाइश हो। बट अभी फिलहाल तो देखिए यूएस मार्केट्स में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो टैरिफ का है। टैरिफ को लेके अभी भी काफी ऐसे बड़ी कंट्रीज है जहां पे ट्रेड डील अनाउंस नहीं हो चुका है। यूएस का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ट्रिगर यूएस मार्केट के लिए तब होगा जब इंडिया, चाइना, बाकी सारे बड़े यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड डील साइन किए जाएंगे, क्योंकि इसी के बाद मार्केट्स को कंफर्ट लगेगा कि कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी में थोड़ा सा पॉजिटिविटी का एक चेंज आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बट तब तक मेरे ख्याल से मार्केट्स एक रेंज में रहेंगे और इंटरेस्ट कट तो मुझे नहीं लगता है इमीडिएटली नियर टर्म में होने वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता है मार्केट्स उत्साहित होंगे कि कुछ रेट कट इमीडिएटली आए। बट हाँ, होपफुली कमेंट्री जो आएगी पोवेल साहब की वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत भी हुई है कल फोन लाइन पर, और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बोला कि आप युद्ध रोकें, सीज फायर करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा उन्होंने ऑफिशियल बोला लोगों को। लेकिन अब मेन फ़ोन पर क्या बात हुई है वो अलग हो सकती है। पुतिन अभी यूक्रेन के हालिया हमले का बदला लेना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के बाद कहा। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में तो कोई सीज फायर लग नहीं रहा रशिया की साइड से। ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर भी बातचीत हुई है, रूस उस बातचीत में मध्यस्थता कर सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, पुतिन अगर इस चीज़ की मध्यस्थता करेंगे। अविनाश सर, जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं थम रहा है, ये पुतिन चाह क्या रहे हैं? मतलब
पुतिन ने ये हवाला दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि जो उनके देश पर अभी यूक्रेन ने हमला किया, खास तौर में जिसमें वो शायद विमान में जा भी रहे थे, उसके आसपास कुछ हमला हुआ था, उससे काफ़ी वो चिढ़ गए हैं और जिसकी वजह से वो यूक्रेन को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में सर अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क शांत नहीं होगा तो क्रूड ऑयल की क्या स्थिति होगी? रशिया पर क्या सैंक्शंस लगेंगे या रशिया और क्रूड ऑयल की जो स्थिति है वो कैसी होगी? क्योंकि ओपेक की मीटिंग के बाद भी रशिया शायद खुश नहीं था इस बार, और हमारी ये जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं लाइक एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, जो इस युद्ध के बाद ही जिन्होंने बहुत अच्छे मूव दिए थे, इन पर क्या होगा? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन की वॉर की बात करें तो ये काफी लंबा चला है और अनुमान था पहले कि ट्रम्प साहब पुतिन को समझाएंगे और ये वॉर खत्म हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं देखिए ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है। अभी यूक्रेन ने काफी समय पहले रशियन एयरक्राफ्ट को डैमेज किया, अभी रशिया वापस उनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब तक ये वॉर चलता रहेगा तब तक कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेंगे। और डेफिनेटली देखिए क्रूड के प्राइसेस डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऑलरेडी जो प्रेशर में है, मान के चलिए कि अगर रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस आते हैं तो कहीं ना कहीं सप्लाई में थोड़ी सी और दिक्कत रहेगी और इससे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में क्रूड में थोड़ा एक बाउंस आपको देखने को मिले। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि देखिए इंडियन मार्केट्स कहे या ग्लोबल मार्केट्स करे, ये रशिया और यूक्रेन का वॉर तो मार्केट ने बहुत पहले डिस्काउंट किया है। अभी मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी गिरावट इस कारण से मार्केट में आई। बट हाँ, एक बात तो क्लियर है कि जियोपॉलिटिकली कंडीशंस अगर सुधरती है, अगर बहुत जल्दी रशिया यूक्रेन में सोल्यूशन निकलता है तो फिर डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स भी बढ़ेंगे, ओवरऑल इंडियन मार्केट्स को भी काफी पॉजिटिविटी मिल सकती है। ठीक है, तो इंडियन मार्केट को भी पॉजिटिविटी मिल सकती है। और रशिया यूक्रेन युद्ध का क्या इम्पैक्ट होगा वो सर ने बताया, किस तरीके से प्ले आउट होगा ये बताया। सर एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, आईओसी, एचपीसीएल, अगर इनमें से कोई चुनना हो तो क्या चुने? नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ही हमारा पॉजिटिव स्टैंड रहेगा। आई थिंक एचपीसीएल, बीपीसीएल, विवेक, ये हमारे टॉप पिक्स रहेंगे। आईओसी भी अच्छा विकल्प है, बट मैं समझता हूँ कि एचपीसीएल, बीपीसीएल में अगर किसी को लोअर क्रूड प्राइस के ऊपर पोजीशन लेनी है तो मेरे ख्याल से ये दो विकल्प अच्छे होंगे, क्योंकि नॉट ओनली अप्रैल टू जून बट होपफुली अगर क्रूड 60-65 डॉलर में स्टेबलाइज होता है तो ये पूरा साल इन कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑटो और एविएशन जो सबसे बड़े कस्टमर है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, यहाँ पे थ्रूपुट बढ़ रहा है, यहाँ पे डिमांड अच्छी बढ़ रही है। तो क्लियरली डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कॉस्ट कंट्रोल में रहते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी और इनके जीआरएम मार्जिन काफी अच्छी तरह से इंप्रूव होंगे। ठीक है, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं सर। चीन यूरोप ट्रेड डील को लेकर भी काफ़ी कुछ बातचीत हो रही है। चीन जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील को लेकर काफ़ी चिंतित है। वो फ्रांस की मदद भी ले रहा है। उसने फ्रांस से रिक्वेस्ट की है कि आप थोड़ा डील कराने में मदद करें, क्योंकि फ्रांस भी यूरोप के अंडर ही आता है और उनकी फ्रांस से आजकल अच्छी बन रही है। और वो इसलिए भी बन रही है क्योंकि एयरबस से करीब ये 200 से 500 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कर रहा है चाइना। तो ये काफ़ी कुछ सर, चाइना अगर यूरोप की तरफ रुख कर रहा है एग्रेसिव साइड पर, तो इसको ये माना जाए कि चाइना भी अपनी इकोनॉमी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी बातचीत हो तो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से कितनी शर्तों पर बात हो रही है ये अभी तक पता नहीं लग रहा। हर देश की वो कहते हैं कि जल्दी एक वीक में कोई बड़ी डील अनाउंस हो जाएगी, बड़ी ट्रेड डील अनाउंस हो जाएगी। होता कुछ है नहीं डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ से। केवल एक उन्होंने कनाडा मैक्सिको के साथ छोटा सा एक साइन किया हुआ ट्रेड एग्रीमेंट की, यहाँ शांति है, वहाँ पर उतने ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। कनाडा के साथ भी ट्रेड डील की लेकर बातचीत हो रही है कि जल्दी हो जाएगी। इंडिया को लेकर वो कई बार बोल चुके हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। जापान को लेकर बोल चुके हैं, साउथ कोरिया को लेकर बोल चुके हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे में चीन भी डरा हुआ है कि ये लंबाई खींचेगा और यूरोप के साथ ट्रेड डील करने जा रहा है। और ऐसे में इंडिया की क्या पोजीशनिंग होगी, क्योंकि यूएस से इंडिया की बन नहीं रही है उतनी अच्छी अभी तक, जितना ट्रेड डील को लेकर डेटा आए हैं, बहुत सारे डेटा आए हैं। और यूरोप भी अगर चला गया तो फिर कैसे करेंगे हम एक्सपोर्ट पर? देखिए मेरे ख्याल से अगर यूएस चाइना की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी काफी मुद्दों के ऊपर थोड़े से डिफरेंसेस है। और जितना यूएस चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, चाइना भी उतना ही यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हो सकता है कि अगले 1-1.5 महीने में कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रेड सोल्यूशन निकले। मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए चाइना भी जानता है कि यूएस के साथ अभी उसका जो रिलेशनशिप है
उसको स्ट्रांग बनाने के लिए उनको थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव ट्रेड चैनल्स ओपन करने, इसीलिए उन्होंने बीच में एशिया का दौरा किया। एशियन कंट्रीज में काफी बड़े वियतनाम और बाकी सारे कंट्रीज को वो मिले। मुझे लगता है कि यूरोप के साथ भी चाइना एक ऐसा करार करना चाहता है कि जिससे वो उसकी लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग अच्छी रहे और वो पूरी तरह से यूएस के ऊपर डिपेंड ना करे। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में आपको काफी ऐसे टाइप्स देखने के मिलेंगे जहां पे चाइनीज कंपनीज यूरोपियन कंपनीज के साथ करार करेगी, प्रोडक्शन सप्लाई करने की स्ट्रेटेजी यूज करेगी। तो नेट नेट मुझे लगता है कि ये लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस का डिपेंडेंस कम हो जाएगा और डेफिनेटली यूरोप में आई थिंक चाइना का जो बिजनेस प्रपोजिशन है इनका, तो डेफिनेटली अच्छी खासी ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है सर, एक और चीज़, हमारे एविएशन सेक्टर को लेकर कुछ खास पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही हैं, मतलब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव। जब से भारत पाकिस्तान टेंशन हुई उसके बाद थोड़ा सा ये हुआ कि टूरिस्ट को लेकर थोड़ा सा अफरा तफरी मची, लोगों ने घूमना फिरना बंद किया। हालांकि वो कुछ दिन में संकट निपट गया, अच्छी बात है। लेकिन ये स्पाइस जेट और इंडिगो में निवेशक क्या करें? देखिए, इंडिगो में मुझे लगता है कि नंबर्स तो बहुत अच्छे आ गए हैं इनके क्वार्टर के, प्लस इन्होंने मोर देन 100 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं और 50% का मार्केट शेयर ये एंजॉय करते हैं। अगर क्रूड का प्राइस गिरता है वे, तो इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि करीबन 55-60% इनका जो कॉस्ट है वो क्रूड का है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये अनुमान लगा के चल रहा है कि अगर इनका एयरक्राफ्ट का प्लांट लोड फैक्टर 80-85% है, प्लस इनके फ्लाइट्स अभी बढ़ रहे हैं, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी उन्होंने शुरू की है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इंडिगो को इसका फायदा ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशनली बहुत अच्छी एयरलाइन है। का फूड एंड बेवरेज से भी इनका काफी अच्छा रेवेन्यू आता है। तो मुझे लगता है कि अगर नजरिया साल 1.5 साल का है, तो कहीं ना कहीं अगर क्रूड यहीं पे रहता है और सॉफ्टनेस और दिखता है आगे, तो इसका फायदा इंडिगो को ज्यादा मिलेगा। स्पाइस जेट मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा मैं कहूंगा कि फाइनेंशियल्स अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है, हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी वापस जरूर आ चुकी है। लेकिन अगर हम इंडिगो के कंपैरिजन में इसको देखें, तो ये बहुत छोटा एयरलाइन है। इनके एयरक्राफ्ट भी काफी पुराने हैं, नए एयरक्राफ्ट भी अभी आने बाकी है। तो कैश फ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिगो विल बी अ बेटर बेट, अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल का है। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर है ऑटो टैरिफ, जहां पर कि भारत डब्ल्यूटीओ चला गया है और भारत कह रहा है कि 25% जो टैरिफ ऑटो पार्ट्स पर लगाया वो अमेरिका ने सही नहीं लगाया, उसमें कुछ कंडीशंस ब्रीच हैं जो कि ट्रेड से जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको लेकर भारत डब्ल्यूटीओ गया है। वैसे अगर अमेरिका के लिए, अमेरिका का मार्केट कितना इम्पॉर्टेंट है, अमेरिका ओवरऑल दुनिया से ऑटो इंपोर्ट्स जो करता है वो $89 बिलियन की वैल्यू के करता है, जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन करीब $2 बिलियन का है। सर ये बताएं कि ये जो 2 बिलियन है, ऑफ कोर्स ऐसे 2-2 बिलियन करके अगर हर सेक्टर से उठाएंगे तो एक बड़ा चंक इंडिया के एक्सपोर्ट फ्रंट पर हिट भी होगा, लेकिन ये 2 बिलियन ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी कंपनीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट इंडिया से यूएस को जो जाती है वो कोई बड़ी मात्रा में नहीं जाती, लेकिन काफी ग्रोथ एरिया है और काफी ऐसी कंपनीज है यूएस में जो इंडिया से इंपोर्ट करके पूरी तरह से रेडी टू फिट कंपोनेंट यूज करते हैं, जैसे कि भारत फौज है, संवर्धना मदरसन है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि बेसिकली जो मशीन वाली कंपनीज है, जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर में है, वहां पे भी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। अब मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा प्ले जो यूएस मार्केट्स को रिफ्लेक्ट करता है वो तो भारत फौज है, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्रंट एक्सल बीम या जो भी इंजन कंपोनेंट्स ये बनाते हैं, इसका पूरा बेनिफिट इनको मिलता है, क्योंकि ये वहाँ के टॉप 2-3 प्लेयर्स है। क्लास 4 ट्रक्स जो बनाते हैं, क्लास 8 ट्रक्स, वहां पे भी इनका काफी सामान इंडिया से जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, वैसे तो अपार्ट फ्रॉम मशीन कंपोनेंट बहुत सारे दूसरे पार्ट्स भी इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे पूना मिंडा है, मिंडा इंडस्ट्रीज है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट ये अनुमान लगा के चल रहा है कि ट्रेड डील इंडिया के साथ एक बार फाइनलाइज होती है, तो उसके बाद मुझे लगता है आपको सितंबर के बाद अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में अभी ऑटो सेक्टर काफी अच्छी तरह से चल रहा है। जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं जिनके पास अच्छे ऑर्डर है, वो तो काम अच्छा करेगी, बट एक्सपोर्ट मार्केट फोकस वाली जो कंपनीज है जिनका 40-45-50% एक्सपोर्ट से आता है, उनके लिए शायद 1-2 महीने आपको वेट करना पड़े, थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट होगा और ट्रेड डील होने के बाद में यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव रुझान दिख सकता है। ठीक है।
भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, इनका एक्सपोजर भी रहा है यूएस में, तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट नजरें रहती हैं। लेकिन सर एक चीज़ और कि ऑटो कंपनियों के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारी कुछ कंपनियाँ जो कि अब जैसे टाटा मोटर्स है, इसको दोहरी मार पड़ेगी क्या कि एक तो ये यूरोप से मामला जो अपना माल है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, इन्होंने पीछे बोला भी था कि हमने अपने जो कंसाइनमेंट हैं वो रोके हैं। दूसरा कि इंडिया से भी ये माल एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर को। ऐसे में टाटा मोटर्स में क्या करें, और अगर टाटा मोटर्स को कोई हिट लगेगा, परेशानी होगी, तो कोई बेनिफिट उठाएगा, इंडियन कंपनी कोई बेनिफिट उठा पाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए टाटा मोटर्स में जेएलआर के जो एक्सपोर्ट्स है वो ज्यादातर यूके और यूएस को जाते हैं, और मुझे लगता है कि इन्होंने पहले एक्सपोर्ट्स को रोका था, लेकिन अभी भी यूएस ने जो 25% इम्पोर्ट ड्यूटी अनाउंस कर दी है, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डब्ल्यूटीओ के पास गया है ये कहने के लिए कि ये रेट बहुत ही अनवायबल है, और कहीं ना कोई सोल्यूशन जरूर आएगा। देखिए जहां पे भी ऑटो जा रहे हैं, ऑटो कंपोनेंट जा रहे हैं यूएस को, यूएस भी जानता है कि ये ऐसे कंपनियां हैं जिनको आप इमीडिएटली ओवरनाइट रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्रिटिकल होते हैं। और जेएलआर का धंधा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको सितंबर के बाद थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी, तब तक मेरे ख्याल से आपको वोलेटिलिटी बहुत वॉल्यूम और मार्जिन में देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा मोटर्स में मैं कहूंगा कि अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल का है तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प हो सकता है, बट आपको थोड़ा इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है। एक खबर और सर, 18 जून को सेबी की बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स को रिट्स और जो इन्विट्स होते हैं इनमें ज़्यादा निवेश करने की इजाज़त हो जाएगी, और क्लियरिंग कॉरपोरेशन में भी प्रमोटर होल्डिंग में कुछ बदलाव हो सकते हैं। सर क्लियरिंग कॉरपोरेशन लाइक कैंप, सीडीएसएल, इस तरह की जो कंपनियां हैं, इन पर क्या करें, और जो रिट्स वाली कंपनियां हैं जैसे एम्बेसी ग्रुप है या और कुछ कंपनियां हो, उनमें क्या करें, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर? देखिए कैम्प जैसी कंपनी को तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, नई कंपनीज आएगी, तो इनके लिए धंधा बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि कैम्प एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म विकल्प हो सकता है। हालांकि देखिए ये स्लो मूवर है, बट इनका बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में जिस प्रकार से कैपिटल मार्केट का एपेटाइट बढ़ रहा है, अभी वापस आईपीओ मार्केट वापस चल पड़ा है, अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, बड़े आईपीओ आ रहे हैं, छोटे आईपीओ आ रहे हैं, तो इसका डेफिनेटली एक बेनिफिट ये है कि जो काम कैम्स करता है उसकी बढ़त तो और बढ़ने वाली है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आप 1.5-2 साल का नजरिया किसी के पास है तो काफी ऐसी कंपनीज है जैसे केफिन हो गया, कैम्स हो गया, कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो कंपनी है इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आएगी, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। ठीक है सर, आज कुछ खबरें हैं कि जेफरीज ने आइडेंटिफाई किए हैं एचएएल, सीमेंस, एलएनटी, केईसी इंटरनेशनल, इन सभी शेयरों में ऑलरेडी एचएएल जैसे शेयर जो हैं, केईसी इंटरनेशनल काफ़ी कुछ मूव दिखा चुके हैं। कोई आपकी रडार पर है इस पर्टिकुलर सेक्टर से कोई शेयर? देखिए मेरे ख्याल से डिफेंस में हमको लगता है कि थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। मेरे ख्याल से कल गार्डन रीच में बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। माजगांव डॉक के नंबर खराब आने के बाद वहां पे तो सभी को पता है कि ये क्वार्टर बहुत ही खराब था। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल का है तो थोड़ा सा एसआईपी अप्रोच करके ऐसे डिफरेंट स्टॉक्स में पैसा लगाए, जैसे कि एचएल हो गया, भारत डायनेमिक्स हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये सारी कंपनीज बहुत अच्छी है, लेकिन जो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है वो थोड़े से महंगे हैं, और मुझे लग रहा है कि निचले लेवल पे ही वैल्यू बनेगी। तो आई वुड से दैट अगर खरीदना भी है तो कम से कम 10-12-15% का करेक्शन के लिए वेट करिए। हो सकता है कि ये इमीडिएटली ना हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि कभी भी बिकवाली हो तो आपको निचले लेवल पे ये स्टॉक्स मिलेंगे, तभी खरीदने का मौका बनेगा। बिल्कुल। अगर गार्डन रीच देख रहा हूँ मैं सर, ये शेयर तो ज़बरदस्त चला है, 1256 रुपये था ये केवल फरवरी में, 1256 की क्लोजिंग है इसकी, और अभी 3356 कल की क्लोजिंग, और आज भी 3% ऊपर आ गया। तो ज़बरदस्त सर, ये डराने वाली तो लेवल नहीं है 3450 अब? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि देखिए अभी जो लेवल्स पे ये सारे स्टॉक्स चल रहे हैं वहां पे मल्टीपल बहुत महंगे हैं। अगर अभी का पी मल्टीपल में देखूं तो करीबन 70 का पी मल्टीपल गार्डन रीच एंजॉय कर रहा है। और कल जिस तरीके से ये स्टॉक चला था, देखिए कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि वो अभी एक करार साइन करने वाली है जहां पे नॉर्थ पोल, वहां पे शिप्स की जो रिक्वायरमेंट है और वहां पे जो शिप्स बनते हैं वहां पे वैसा शिप वो बनाने वाले हैं।
तो मार्केट अच्छी खबरों को बहुत अच्छी तरह से डिस्काउंट कर लेता है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आया तो विवेक मुझे लगता है कि उसी तेजी से स्टॉक गिर भी सकता है। तो अभी इस लेवल पे तो खरीदना नहीं है। उसीलिए मैंने कहा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन निचले लेवल पे ही खरीदना शायद ठीक रहेगा। अभी के लेवल पे मुझे नहीं लगता है कोई फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। ठीक है। एक शेयर है सर न्यूजन सॉफ्टवेयर, इसमें एक ऑर्डर मिलने की खबर आई आज, और काउंटर की कल की क्लोजिंग थी 1224 और आज 1336 चला गया, करीब 10% ऊपर चला गया ये शेयर, और वहाँ से पूरा घूमकर अब केवल 1.5% नीचे रह गया, 1.5% ऊपर रह गया, माफ़ कीजिएगा। तो मतलब 8.5% की बढ़त, इतनी वॉलेटिलिटी इस शेयर में। सर क्या करें, इस पर कोई आउटलुक है आपका? नहीं, वो भी मैं यही कहूंगा कि देखिए नंबर्स तो अच्छे आएंगे, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, लेकिन इस लेवल पे मुझे लगता है कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। इसमें अगर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा करेक्शन आता है तो खरीदने का मौका बनेगा, बट जिनके पास है वो होल्ड करें। फोर्स मोटर सर आज रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, 4% ऊपर आ चुका है। इस पर सर प्रॉफिट बुक करना चाहिए ऐसे में, किसी के पास है, या अभी इसको होल्ड करें? क्योंकि इनकी जो मंथली सेल आई है वो करीब 24.5% बढ़ी, 3,000 यूनिट बेची है इन्होंने, और टोटल सेल्स इनकी जो आई है करीब 19.5% बढ़ी है, 3,088 यूनिट बेची हैं, यानी कि एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक दोनों मिलाकर मोरलेस 19.5% की ग्रोथ इनकी आ गई है, और शेयर 4% ऊपर 12,743 पर। सर क्या करें? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से नंबर्स तो बहुत अच्छे आ गए थे चौथे तिमाही के, और मुझे लगता है कि देखिए एक रीजन जो ये स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि इसकी कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत कम है। मुझे पता है करीबन 12-13 करोड़ की इक्विटी है। तो इस स्टॉक को मेरे ख्याल से बढ़ने में इसलिए भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी भी थोड़ी कम है। तो उसलिए भी फ्लोटिंग स्टॉक कम होने के कारण यहाँ पे तेजी स्टॉक में बहुत जल्दी हो जाती है, और नंबर्स काफी तगड़े हैं। आने वाला साल का आउटलुक भी मैनेजमेंट ने शेयर किया, काफी अच्छा है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से निचले लेवल पे ही खरीदे, अभी के लेवल पे खरीदने का पोजीशन ना करे। ठीक है सर। इंडियन ऑटो मेकर्स के लिए एक और थोड़ी सी मुश्किल आ गई है कि चाइना ने जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं उसके एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया, और केवल अब 30 ही दिन रह गए हैं ऑटो कंपनीज को अपनी सप्लाई सिक्योर करने के लिए। ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगी सर? देखिए प्रॉब्लम तो है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कि ये जो मारुति का स्विफ्ट मॉडल है वो भी मारुति ने अभी बंद करवा दिया है, क्योंकि उनको रेयर एयर का अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये अगर लंबा मैटर चला तो डेफिनेटली प्रोडक्शन में थोड़ा सा इशू आ जाएगा। पर आगे मुझे लगता है कि देखिए चाइना भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के इसको वापस रिज्यूम कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि इसकी खपत अच्छी तरह से इंडिया में हो रही है। तो नियर टर्म में थोड़ा सा चैलेंज है और थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक है। अविनाश सर, इस समय आप क्या खरीदवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, क्या रिकमेंड कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से हम अभी भी कहेंगे कि जो बैंक्स है, बैंक्स के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि अभी देखिए आरबीआई की पॉलिसी कल है। अगर कल 25 नहीं बट 50 बेसिस पॉइंट का कट आता है, तो जो सरकारी बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, कैनरा हो गया, यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि नंबर्स मुझे लगता है कि आने वाले साल के लिए काफी अच्छे रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी गवर्नमेंट बहुत फोकस है, और अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर के जो क्वार्टर आएंगे वहां पे हम सबको लगता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और भी बढ़ेगी, क्योंकि पिछला जून और सितंबर इलेक्शन का माहौल था। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी अच्छी तरह से, सरकारी बैंक तो अच्छी तरह से वैल्यूएशन पे कंफर्टेबल चल रहे हैं। तो कैनरा बैंक तो बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखें तो नंबर्स काफी ठीक ठाक थे। और प्राइवेट में हमको लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ बैंकिंग पे ज्यादा फोकस रखिए, क्योंकि यही मुझे लगता है आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा दिलाएगा।